नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं और अच्छी अच्छी किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी किताब जो हिंदी साहित्य जगत में उपन्यास और नाटक दोनों प्रारूपों में प्रकाशित होने वाली अपने आप में ही सबसे अलग और सबसे पहली कृति है। महत्वपूर्ण इसलिए है ये किताब क्योंकि यह किताब यूपीएससी एग्जाम्स के मेंस का हिस्सा है। इस किताब का नाम है महाभोज। इस किताब को साहित्य जगत में आपका बंटी नामक उपन्यास से ख्याति प्राप्त करने वाली हिंदी की उत्कृष्ट कहानीकार मनु भंडारी जी ने लिखा है। ये मनु भंडारी जी हैं। तो चलिए स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए और बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस किताब से संबंधित अन्य तत्वों के बारे में। दोस्तों, हिंदी कहानी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली मनु भंडारी जी द्वारा रचित यह उपन्यास 1979 में राधा कृष्ण पेपरबैक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था और इस उपन्यास को नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया था। यह 167 पेजेस की किताब है जिसकी प्रिंटेड रेट 250 रुपये है, लेकिन मैंने यह किताब ऑफलाइन कुछ 200 रुपये में खरीदी थी। अमेज़न और अन्य ऑनलाइन वेबसाइट्स पर यह किताब आपको और सस्ती मिल सकती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इस किताब का कवर और नाम दोनों किताब की कहानी के अनुसार ही है। किताब का नाम महाभोज स्वयं को पूरी तरह से सार्थकता प्रदान करता है। वास्तव में देखा जाए तो महाभोज शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो यह है कि ऐसा भोज जो मृत्यु उपरांत किया जाता है, और दूसरा अर्थ महाभोज शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि ऐसा आयोजन या भोजन जिसमें सभी आमंत्रित होते हैं, सभी के लिए भोजन होता है, बड़ा भोज या बड़ा आयोजन जैसे। लेकिन इस उपन्यास के कथानक के अनुसार महाभोज शब्द इस उपन्यास के लिए अपने शाब्दिक अर्थों के साथ में किसी अन्य संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, जिसके बारे में हमें कथानक में पता चलेगा। ओवरऑल किताब की बाइंडिंग, पेजेस क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी काफी अच्छी है। यह एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला उपन्यास है क्योंकि इस उपन्यास का कथानक 1970 से 1978 तक की राजनीतिक गतिविधियों, चुनावी कार्यवाहियों से जुड़ी एक मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है। एक्चुअली यह वास्तविक घटनाओं पर आधारित पूरी तरह से काल्पनिक उपन्यास है। देखिए, वैसे तो इस किताब में बहुत सारे पात्र हैं और लेखिका ने इस किताब को कुछ इस तरह से लिखा है कि जिस समय जो पात्र महत्वपूर्ण है, कहानी उसी को केंद्र में रखकर आगे बढ़ती है। लेकिन उपन्यास जिस किरदार की मर्डर मिस्ट्री के इर्द गिर्द रचा गया है, उस किरदार का नाम बिसेसर उर्फ बिस्सू है। हरिजनों का हमदर्द बिस्सू किसान का बेटा है, पढ़ा लिखा है, न्यायप्रिय है, स्वाभिमानी है तथा निडर और निर्भीक व्यक्ति है। उसका मकसद गांव के गरीब किसानों, मजदूरों और दलितों को, जो कि गांव का एक शोषित और वंचित वर्ग है, को न्याय दिलाना है और उनमें अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना था। इसलिए मैंने बिसेसर को इस उपन्यास का मुख्य पात्र के रूप में चुना है। इस उपन्यास की मूल परिकल्पना राजनीतिक है। उपन्यास में दास साहब, सुकुल बाबू, लखन सिंह, काशी और लोचन भैया पूरी तरह से राजनीति से जुड़े हुए पात्र हैं, तो जोरावर, गांव का जमींदार, राजनीतिक गुंडागर्दी और सावंतशाही की मिलीभगत का प्रतिनिधित्व करता है। बिसेसर, बिंदा, रुकुमा और हीरा आम जनता की वर्ग चेतना से युक्त संघर्षशील पात्र हैं जो राजनीतिक उठापटक और दाव पेचों का शिकार होते हैं। सिन्हा साहब, सक्सेना और मोहन सिंह जैसे पात्र सरकारी तंत्र में बेईमानी और ईमानदारी दोनों प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। इस उपन्यास में वैसे तो और भी पात्र हैं, लेकिन कहानी का प्रवाह जो है बेसिकली इन्हीं पात्रों के सहारे चलता है जिनका मैंने आपके सामने विवरण प्रस्तुत किया है। इस किताब को कुल 9 परिच्छेदों में बांटा गया है और उपन्यास की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सरोहा गांव में सड़क किनारे पड़ी मिली एक लावारिस लाश से। लेकिन वास्तव में यह कोई लावारिस लाश नहीं है, यह हरिजनों के हमदर्द बिसेसर उर्फ बिस्सू की लाश है, जो हीरा नाम के किसान का जवान बेटा था। जब 1 महीना पहले गांव में कुछ लोगों ने हरिजनों की झोंपड़ियों में आदमी समेत आग लगा दी थी और उसमें 9 आदमी जिंदा जलकर मर गए थे। बिस्सू शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था और वह गांव आते ही गांव के दमितों, पीड़ितों, वंचितों और शोषित वर्ग की सहायता करने में लग गया था। उनमें शिक्षा की अलग जगाने की कोशिश किया करता था। और आज बिस्सू की इस अचानक और संदिग्ध मौत ने पूरे गांव में भयावह माहौल पैदा कर दिया था।
और राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी पैदा कर दी थी। ये दोनों घटनाएं अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो गई थी कि इस क्षेत्र में विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव होने वाला था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री दास साहब की पार्टी से लखन सिंह और विपक्ष के नेता सुकुल बाबू, जो पिछले चुनावों में हार गए थे, इस चुनाव में प्रत्याशी होने वाले थे, जो बिस्सू की संदिग्ध हत्या को पूरी तरह से राजनीतिक रूप दे देता है। सत्ताधारी पक्ष सत्ता में बने रहने के लिए और विपक्षी दल सत्ता में आने के लिए दांव-पेच चलते हैं। आगजनी की घटना और विशेषर की मौत के सारे पक्षों को राजनीतिक दांव-पेचों और हथकंडों का आधार बनाया जाता है, जो उपन्यास की कहानी को आगे प्रवाहित करते हैं। यह सच है कि बड़ा ना आदमी होता है ना घटना, सब मौके मौके की बातें होती हैं। और बिस्सू की मौत भी राजनीतिक पार्टियों, पत्रकारों, अफसरों और उन सभी के लिए वही बड़ा मौका थी जिसकी तपन में सभी अपनी अपनी रोटियां सेकने में लग गए थे। यह सरोहा गांव का वह समय था जब उस गांव के पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता था। और शायद इन्हीं सब परिदृश्यों को देखते हुए मनु भंडारी जी ने इस उपन्यास का नाम महाभूज रखा है। इस पूरे उपन्यास का ताना बाना बिस्सू की मर्डर मिस्ट्री के इर्द गिर्द रचा गया है, जो राजतंत्र के शिकंजे में कसी आम जनता के भाग्य की दारुण कथा को प्रस्तुत करता है, जिनके दर्द को आप इस उपन्यास को पढ़कर ही महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, इस उपन्यास की कथा वस्तु 1970 से 1978 के दौरान की है, जिसका आधार उत्तर प्रदेश के सरोहा गांव के एक युवा लड़के बिस्सू उर्फ विशेषर की मर्डर मिस्ट्री है, जिसे राजनीतिक धरातल पर लिखा गया है, जिसमें बिस्सू की हत्या कैसे होती है, बिस्सू की हत्या को छुपाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं, कौन कौन से राजनीतिक षड्यंत्र रचे जाते हैं और किस किस को शिकार बनाया जाता है, कैसे गुनहगारों को बचाया जाता है और बेगुनाहों को फंसाने के लिए कूटनीति की जाती है, दलितों, हरिजनों को कैसे दबाया जाता है, कैसे उनका दमन किया जाता है। इस उपन्यास में राजनीति और अपराध के गठजोड़ तथा राजनीतिक स्वार्थ के नैतिक पतन की पूरी सत्यता और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में इस उपन्यास की रूपरेखा उस समय की है जब देश में 1975 के आपातकाल के बाद कांग्रेस की हार हो गई थी और जनता पार्टी का उदय हुआ था। मोरारजी देसाई की सरकार थी और इंदिरा गांधी मौके की तलाश में थी। इस उपन्यास का कथानक बिहार के पटना जिले से कुछ 50 से 60 किलोमीटर दूर बेलची गांव में घटित हुई उस जातीय सामूहिक नरसंहार घटना पर आधारित प्रतीत होता है, जिसमें गांव के 10 से 15 हरिजनों को, दलितों को पहले तो गोलियों से भूना जाता है और फिर आग जलाकर उसमें जिंदा झोंक दिया जाता है। इंदिरा गांधी हाथ आए इस अवसर को बनाने के लिए स्वयं और प्रतिभा पाटिल के साथ हाथी पर बैठकर बेलची वासियों के दर्द का हिस्सा बनने के लिए बेलची गांव पहुंचती हैं और गांव वालों से उनका दुख दर्द भी बांटती हैं। दोस्तों, इंदिरा गांधी का बेलची गांव जाने का निर्णय 1980 के लोकसभा चुनावों में उनकी सत्ता में वापसी आने का निर्णायक कदम माना जाता है। हालांकि इस पूरी घटना का कोई भी तथ्य इस किताब से जाहिर नहीं होता है, लेकिन उपन्यास की कथा इसी घटना से प्रेरित होती नजर आती है। इस उपन्यास को थर्ड पर्सन एंगल से लिखा गया है, जो तत्कालीन राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है, लेकिन फिर भी इस किताब के चरित्र और समस्याएं पाठकों को प्रभावित करती हैं। इस उपन्यास को कुल 9 परिच्छेदों में बांटा गया है और उपन्यास की शुरुआत प्रथम परिच्छेद विशेषर की लाश के उल्लेख से होती है। उपन्यास का कथानक विविधतापूर्ण है। लेखिका ने कहानी को बहुत ही सरल और सहज तरीके से कालक्रमानुसार क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया है, जो पाठकों को कहीं उलझने नहीं देता। उपन्यास काफी इंटरेस्टिंग है और पाठकों पर अपनी पकड़ भी बनाए रखता है। सीधी सरल हिंदी भाषा में रचित इस उपन्यास में वाक्य रचना विविधता लिए हुए है, जिन्हें उर्दू और तत्सम आदि शब्दों के द्वारा अधिक प्रभावी बनाया गया है, जिन्हें समझने में पाठकों को बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। भाषा में कहावतों और मुहावरों के प्रयोग ने और अधिक रोचकता प्रदान करी है। शिक्षित और अनपढ़ पात्रों की भाषा में अंतर, पात्रों की मनस्थिति के चित्रण के समय भाषा और आवेश वाले प्रसंगों में भाषा,
भाव और स्वभाव के अनुसार बदलती नजर आती है, जो पाठकों में बेचैनी, गुस्सा, निराशा और उत्सुकता जैसे भाव पैदा करती है, जो पाठकों को पात्रों की पीड़ा को महसूस करने में सहायक सिद्ध होती है। लेखन शैली यथार्थपरक है, व्यंग्यात्मक है तथा रूपक प्रधान है। लेखिका ने स्पष्ट व्यंग लिखने में कोई संकोच नहीं किया है। कहीं कहीं कुछ संवाद गंभीर अवश्य हैं, परंतु बोझिल नहीं लगते। यह कोई बड़ा उपन्यास नहीं है। 167 पेजेस के इस उपन्यास को पढ़ने में प्रत्येक पाठक को उसकी क्षमता के अनुसार समय लग सकता है। उपन्यास का मूल परिदृश्य राजनीतिक है, जिसमें राजनीतिक घटनाओं और राजनीति से जुड़े लोगों के जीवन को कथा का आधार बनाया है, जो यथार्थपरक है और हर समय की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से सही बैठता है। इस उपन्यास में पात्रों के संवाद पूरी तरह से नाटकीयता लिए हुए हैं। इस प्रकार के संवादों में लेखिका ने पात्रों की भावभंगिमा, क्रिया प्रतिक्रिया आदि पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। उपन्यास में गांव और शहर दोनों हैं, लेकिन दोनों का ही वर्णनात्मक विवरण नहीं मिलता। दोनों के ही भौगोलिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है। उपन्यास के आखिरी घटनाओं के प्रस्तुतिकरण में विवरणात्मकता का अभाव भी नजर आता है। मुझे इस किताब में सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पात्र दाद साहब का लगा, जो प्रदेश के सीएम हैं और गृह मंत्री भी, और अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए थोड़ी बहुत ईमानदारी भी दिखाते हैं, तो मौका आने पर पार्टी के लिए साम दाम दंड भेद की नीति भी अपनाने से नहीं चूकते। अपनी राजनीतिक चतुराई से उन्होंने कई बार एक तीर से अनेक निशाने लगाए हैं। यह उपन्यास वास्तव में राजनीति के उन पक्षों को हमारे सामने रखता है जिसके बारे में हमें या आम जनता को कोई खबर या जानकारी नहीं होती। यह राजनीतिक दांव-पेचों और चालों की कहानी है, जो बताती है कि जनता हमेशा वही देखती है जो बिके हुए अखबारों, टीवियों, रेडियो और मल्टीमीडिया के द्वारा उसे दिखाया जाता है, और वही जानती है जो इन माध्यमों के द्वारा उसे बताया जाता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। लेकिन अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, राजनेताओं द्वारा हमारे पीठ पीछे क्या दाल पकाई जाती है, तो इस उपन्यास को जरूर पढ़ें। अंत में मैं बस इस उपन्यास के बारे में इतना कहूंगा कि महाभोज सही मायने में राजनीतिक उपन्यासों में विशिष्ट उपलब्धि रखता है, जो अपनी रचनात्मक दृष्टि से बहुत ही संगठित और प्रभावशाली रचना है। लेकिन इस पूरी समीक्षा को देखते हुए मैं इस किताब को ओवरऑल 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग देता हूँ। इस किताब का बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बुक रिव्यू, कविताओं और कहानियों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी किसी नई किताब के साथ में। धन्यवाद।